हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं हमारी क्लास 10 का चैप्टर 2, जिसका नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस। यानी कि जो जंगल है और उसके जो जंगली जानवर है उसमें उसके बारे में हम उनके रिसोर्सेस के बारे में बात करेंगे। और हमने इसमें कुछ अपनी तरफ से ऐड ऑन करने की कोशिश की है एनसीईआरटी के चैप्टर्स को, तो आपको इजी तरीके से समझ में आ जाए ये चैप्टर, इसलिए हमने इसको थोड़ा अच्छे तरीके से बनाया है। आई होप आपको ये पसंद आए। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। यानी कि इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया। यानी कि जो भारत की वनस्पति है और जो प्राणी जगत है उसके इंडिया में किस तरीके से दिखाया गया है। तो रिच डाइवर्सिटी की बात करते हैं हम। इंडिया हैज 8% ऑफ टोटल वर्ल्ड स्पीसीज। यानी कि जो वर्ल्ड में पूरी जनजातियां वो प्रजातियां हैं उसकी अगर हम बात करें तो इंडिया में कितनी है, पूरे वर्ल्ड की 8% है। अप्रोक्स 1.6 मिलियन, यानी अगर हम काउंटिंग्स में बात करें तो 1.6 मिलियन के अराउंड ये हमारी प्रजातियां पाई जाती हैं। थ्रेटन स्टेटस, यानी कि जो हमारी संकटग्रस्त वाली जो स्टेटस है उसमें अगर हम बात करें तो 10% ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड 20% ऑफ मैमल आर थ्रेटेंड। यानी कि जो संकट में है, यानी कि जिनकी संख्या कम होती जा रही है, तो उसमें अगर हम बात करें तो 10% क्या है, फ्लोरा है। फ्लोरा मीन्स वनस्पति है हमारी, जो 10% है वो संकट में है। और जो 20% मैमल्स है, यानी कि जो प्राणी है, जानवर है, वो अगर उसकी हम बात करते हैं तो 20% जो है वो संकटग्रस्त है। वहीं देखिए अगर हम जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी की बात करते हैं, और वनस्पति जाति यानी कि फ्लोरा और प्राणी जाति यानी कि फौना की अगर विविधता की बात करें तो इसका जो महत्व है वो पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। यानी कि अगर हम वही प्राणी उसकी जगह बात करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट की इकोसिस्टम की बात करें तो उसको अगर बैलेंस में लेकर चलना है तो हमारी जो फ्लोरा है और फौना यानी कि जो वनस्पति है और जो प्राणी है दोनों का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वहीं अगर हम इसकी स्थिति की बात करें तो भारत विश्व की सबसे समृद्ध जैव विविधता वाले देशों में से एक है। यानी कि जो हमारा भारत है वो विविधताओं में तो एक माना जाता है, लेकिन वहीं अगर हम जैव विविधता की भी बात करें तो उसमें भी पूरे वर्ल्ड में क्या है, ये सबसे आगे है और सबसे अच्छा समृद्ध देश ऐसा माना जाता है जहां पर सबसे ज्यादा विविधता, जैव विविधता जो है वो पाई जाती है। बायोडायवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं तो देखिए इसमें क्या होता है कि हमारे जो पेड़ पौधों से लेकर जंगली जानवर और सारा इन्वायरमेंट इसके अंदर आता है। तो जैव विविधता का यही मतलब है, और ये हमारी जो पिक्चर है ये आपको इजीली दिखा रही है कि यहाँ पर देखिए इसमें जैसे कि बियर है, जेब्रा है, फ्लावर्स है, पेड़ पौधे हैं, फिशेस है, यानी कि एवरीथिंग मेक अ बायोडायवर्सिटी। यानी कि जो जैव विविधता बनाती है वो हर एक चीज मिलकर बनाती है यहाँ पर। वहीं अगर हम आईयूसीएन क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, यानी कि जो आईयूसीएन है उसको किस तरीके से बांटा गया है, इसका किस तरीके से वर्गीकरण किया गया है। तो यहाँ पर देखिए नॉर्मल नॉर्मल पॉपुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो कैटल पाइन आते हैं हमारे, यानी कि जीवित रहने के लिए जो सामान्य संख्या होती है वो इसमें हमारे नॉर्मल्स आते हैं। यानी कि नॉर्मल की अगर हम बात करें तो जो जानवर हमारे हम अपने आसपास देख सकते हैं उनको सबको नॉर्मल कैटेगरी में रखा गया है। वहीं अगर हम इंडेंजरस की बात करें, यानी कि जो संकटग्रस्त है, जिनका विलुप्त होने के कगार पर है, यानी कि जो जल्दी खत्म हो सकते हैं, यानी कि जिनकी संख्याएं हमें देखने को कम मिलती है, तो उसमें आते हैं हमारे ब्लैक बक और राइनो। यानी कि जो एक सींग वाला गैंडा है और जो हमारे काले हिरण है वो इस सब में आते हैं। वल्नरेबल का मतलब होता है कि जो जिनकी संख्या कम हो रही है, यानी कि पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, जैसे कि ब्लू शिप हो गई, डॉल्फिन हो गई, तो ये भी क्या है, वल्नरेबल है। यानी कि इनकी भी जो संख्या है वो अभी कम होती जा रही है, यानी कि ये भी संकटग्रस्त हो सकती है। रेयर स्मॉल पॉपुलेशन की बात करें तो जो कि दुर्लभ यानी कि बहुत कम संख्या में है, जैसे कि हिमालयन बियर की अगर हम ब्राउन बियर की बात करते हैं तो वो इसमें हमारे आते हैं। वहीं अगर हम एंडेमिक की बात करते हैं, एंडेमिक क्या होता है कि जो स्थानिक, जो हर स्थान पर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। फाउंड इन स्पेसिफिक एरिया, यानी कि कुछ स्पेसिफिक एरियाओं में ही सिर्फ वो पाए जाते हैं। जैसे कि निकोबार पीजन, यानी कि जो कबूतर हैं जो निकोबार प्लेस में ही मिलेंगे तो उनको निकोबार पीजन कहा गया, तो वो कुछ स्पेसिफिक एरियाज में ही आपको देखने के लिए मिलते हैं। वही हम अगर एक्सटिंक्ट की बात करते हैं, यानी कि जो लुप्त हो चुके हैं, जिनका मिलना ना के बराबर है, नॉट फाउंड आफ्टर सर्च, जिनको ढूंढने पर भी नहीं ढूंढा मतलब जो ढूंढने पर भी नहीं मिलते हैं, तो उनको अगर हम किस में डालते हैं, एक्सटिंक्ट मतलब लुप्त प्रजातियों में डाला जाता है।
इसमें आते हैं हमारे एशियाटिक चीता यानी एशियाई चीता के बारे में बात करें। और देखिए गुलाबी सिर वाली बत्तख यानी कि ये जो जानवर है ये, इनको अगर हम ढूंढना भी चाहेंगे तो भी ये हमें नहीं मिलेंगे, तो ये हमारे एक तरीके से लुप्त हो चुके हैं बिल्कुल ही। तो इस तरीके से क्लासिफाई किया गया है किसको, स्पीसीज आईसीयूएन द्वारा किसको, प्रजातियों का वर्गीकरण किया गया है। तो यहाँ देखिए आपको रेड लिस्ट दिखाई गई है जिसमें कैटेगरी ऑफ द आईयूसीएन, यानी कि जो आईयूसीएन है उसने किस तरीके से कैटेगरी को डिफाइन किया गया है। तो आपका एक्सटिंक्ट का मतलब तो आपको समझ में आ गया, जो प्रजातियां बिल्कुल ही लुप्त हो चुकी हैं, जिनको ढूंढने पर भी नहीं मिल सकती जो। सेकेंडली हम बात करते हैं एक्सटिंग इन द वाइल्ड। तो भाई हम जंगली जानवरों के बारे में बात करें तो इनको भी ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। वहीं अगर हम सीआर की बात करते हैं, सीआर मीन्स क्रिटिकली इंडेंजरड, यानी कि जो बहुत ही ज्यादा मुश्किल में है जनजातियां, प्रजातियां, जिनको, जो कि बस 2 4 10 12 के अमाउंट में ही जो हमारे पास बची हैं। वहीं अगर हम इंडेंजरस की बात करते हैं तो ये भी क्या है, कुछ संकट में है, लेकिन इनके अभी ये हमें दिख जाती है। वल्नेबरल का मतलब होता है जिनकी संख्या कम हो रही है। नियर थ्रेटन मतलब जो कि अभी संकट के बिल्कुल पास हैं, जो जो प्रजातियां। लीस्ट कंसर्न का अगर हम देखते हैं तो लीस्ट कंसर्न में आते हैं जो जिन प्रजातियों को हम अपने आसपास अधिक मात्रा में देख सकते हैं। वहीं अगर डाटा डेफिशिएंट की बात करते हैं तो जिनके जो डाटा है वो हमारे पास है ही नहीं। एंड नॉट एनी का मतलब होता है नॉट इवेल्युएटेड, यानी कि जिनके बारे में कोई बात ही नहीं की जा रही है। लेकिन जो हमारी थ्रेटन जातियां हैं उनको हम तीन कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं, क्रिटिकली इंडेंजरस, इंडेंजरस और वल्नरेबल। तो ये क्या होती है, ये प्रजातियां हमारी थ्रेटन में मानी जाती है। आई होप आपको ये जो हमारे पास टेबल है इसको देखकर और इजीली समझ में आ गया होगा। कॉजेज ऑफ डिप्लेशन की अगर हम बात करते हैं तो कि किस तरीके से कमियां आ रही थी प्राणी जात और वनस्पति जात में, तो अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो इसमें आता है हमारा कॉलोनियल पीरियड, यानी कि औपनिवेशिक काल, जब अंग्रेजों का हमारे देश पर शासन था। तो उस समय किस तरीके से हमारी जो वनस्पति है और जो प्राणी जात है उसको किस तरीके से नुकसान हुआ। तो क्या हो रहा था कि एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज, कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने क्या करा था कि रेलवे का विस्तार कर रहे थे वो, तो जिसके लिए उन्होंने पेड़ पौधों को बहुत ही ज्यादा काटा था और पूरे के पूरे जंगल तक उड़ा दिए थे। उसके बाद ही अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर के पर्पज से और माइनिंग के पर्पज से, तो एग्रीकल्चर यानी कि खेती का जब विस्तार हो रहा था और जब माइनिंग्स का विस्तार हो रहा था तो उसके लिए भी क्या किया जा रहा था, जंगलों को काटा जा रहा था, जिससे कि जो हमारी वनस्पति है उसमें उसका नुकसान हो रहा था। साथ ही साथ जो हमारे जंगली जानवर है वो भी विस्थापित हो रहे थे एक जगह से दूसरी जगह पर। तो उनका भी क्या हो रहा था, शिकार भी किया जा रहा था, तो जिस वजह से उनका बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा था। एग्रीकल्चर की अगर हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर में क्या होता है, हाई कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट, की जो आ, हमारे जो जंगल है उनको क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जा रहा था। फॉरेस्ट लैंड को किस में कन्वर्ट किया जा रहा था, फार्म लैंड में। यानी कि जो जंगलों को काट कर अब क्या बना दिया गया था, फार्म हाउसेस वगैरह बना दिए थे जहां पर एग्रीकल्चर किया जा रहा था। वहीं अगर हम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बात करें यानी कि विकास परियोजनाओं की, तो इसमें रिवर वैली प्रोजेक्ट आता है, यानी कि नदी घाटी परियोजनाएं, जैसे कि नर्मदा सागर। तो और उसके अदर फैक्टर्स क्या थे, ग्रेजिंग, फ्यूल फूड कलेक्शन, पोचिंग एंड फॉरेस्ट फायर्स, यानी कि चरा ग्रेजिंग मीन्स चराई करने के लिए जंगली जानवरों वो सॉरी पशुओं को चराने के लिए वहां पर लेकर आते थे। ईंधन लकड़ी का इकट्ठा करना, ठीक है। पोचिंग मतलब अवैध शिकार किए जा रहे थे जानवरों के। और चौथा क्या था कि फॉरेस्ट में आग लगाई जा रही थी जिससे कि उनका सफाया हो सके। तो ये सारे कारण जो है ये क्या हो रहे थे कि कॉजेज ऑफ डिप्लेशन थे, यानी कि जो प्राणी और जो हमारी फ्लोरा एंड फ्योना है उसको क्या कर रहे थे, नुकसान पहुंचा रहे थे। आइए अब हम कुछ इमेज के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं कि मेन कॉजेज विच आर थ्रेटन टू द इकोसिस्टम, यानी जो पारिस्थितिक तंत्र है हमारा उसके लिए जो मेन क्या है कारण खतरे के। तो वहीं अगर हम डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट की बात करते हैं, यानी कि जो वहां के जंगली जानवर है उनका जो आवास स्थान है उसका क्या हो रहा था, विनाश हो रहा था, क्योंकि जंगलों को काटा जा रहा था। जंगलों को काटने से क्या हो रहा था कि जो सन की अल्ट्रावायलेट रेज है वो सीधी वहां पर आकर गिर रही थी, जिससे वहां की जो लोग है जो जानवर है उनकी जो स्किन्स वगैरह है वो बहुत ही ज्यादा उनको नुकसान पहुंचा रही थी स्किन्स को। पोल्यूशन, प्रदूषण के कारण भी, क्योंकि जंगलों को काटकर आग लगाई जा रही थी तो जिससे वहां पर पोल्यूशन जो है बहुत ज्यादा फैल रहा था। स्पीसीज दैट आर इन्वेसिव, यानी कि जो आक्रामक प्रजातियां हैं वो भी क्या कर रही थी,
वहाँ के पारिस्थितिक तंत्र को खतरे में डाल रही थी। यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या होता है? सुपोषण, यानी कि जो सुपोषण जो हो रहा था वो भी एक तरीके से इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा रहा था। ओवर हार्वेस्टिंग, यानी कि ओवर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या हो रहा था कि ज्यादा से ज्यादा कटाई की जा रही थी और बहुत ज्यादा फसलों को उगाया जा रहा था, जिससे कि लैंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट भी हो रही थी और इकोसिस्टम भी इफेक्ट हो। आइए अब हम बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ इफ एफर्ट्स की, यानी कि कन्वर्जन एफर्ट्स क्या होते हैं कि जो हमारे वन और वन्य जीव है उनको हम किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं, उनको किस तरीके से बचा सकते हैं, कैसे उनका संरक्षण करना है। तो इन सब के बारे में ही आज हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। इंडियन वाइल्ड लाइफ, यानी कि जो भारतीय जंगली जानवर है उनका किस तरीके से संरक्षण करता है, तो उसके लिए एक हमारे पास प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1972 में। तो जो 1972 में एक एक्ट आया था बैंड हंटिंग, तो उसमें क्या किया गया था कि जो शिकार है उसको पूरी तरीके से बैन कर दिया गया था। गेव लीगल प्रोटेक्शन टू हैबिटेट, और जो वहाँ के लीगल जो प्रोटेक्शन किया गया था किसको, यानी कि जो आवास है उनको पूरी कानूनी सुरक्षा दी गई थी। तो ये कुछ कंजर्वेशन एफर्ट्स लाए गए थे जो कि हंटिंग यानी कि शिकार को प्रतिबंधित किया गया था और हमारे वहाँ के जो जंगली जानवर है उनके आवास को क्या किया गया था, संरक्षित किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो लॉन्च टू प्रोटेक्ट द डिक्लाइनिंग टाइगर पॉपुलेशन, यानी कि जो घटती बाघों की आबादी ये थी, जो जंगली बाघ है उनकी आबादी की क्या कर रही, उनकी जो संख्या है वो घटती जा रही थी। तो उनकी रक्षा के लिए एक अभियान शुरू किया गया था जिसका नाम था प्रोजेक्ट टाइगर, और ये स्टार्ट किया गया था कब, 1973 में। तो 1973 में ये हमारे पास आया था। वहीं अगर हम बात करते हैं प्रोटेक्शन टाइप की, जो प्रोटेक्शन के क्या टाइप्स होते हैं, तो उसमें क्या आता है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो केंद्र सरकार है वो इनिशिएट करती है प्रोटेक्शन फॉर स्पेसिफिक एनिमल, तो कुछ विशिष्ट जानवरों के लिए क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। तो इसमें हमारे लिए गए थे राइनो एंड क्रोकोडाइल, यानी कि जो गैंडे हैं और जो मगरमच्छ है उनके लिए कुछ अभियान चलाए गए थे, कुछ प्रोजेक्ट्स चलाए गए थे जिससे उनको सेव किया जा सकता था। वहीं अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो इन 1991 में 6 प्लांट स्पीसीज वर एडेड टू द फर्स्ट टाइम, कि पहली बार 6 पौधों की प्रजातियों को जोड़ा गया था। कब की बात है ये, 1991 की बात है। तो ये देखिए हमारे पास कुछ इमेज है जिसमें हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो लॉन्च हुआ था 1973 में। यानी कि जो बाघों की संख्या है वो कम हो रही थी, तो उनको कानूनी संरक्षण देने के लिए हमारे पास जो गवर्नमेंट है उसने एक इनिशिएटिव लिया था प्रोजेक्ट टाइगर, जो कि 1973 में स्टार्ट किया गया था, जिसके तहत इनको कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई थी। वहीं अगर हम इंडियन रिहार्नर्स की बात करते हैं तो उसके लिए कंजर्वेशन प्रोग्राम लाया गया था जिससे कि उसकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज्यादा क्या हो गई थी, कंट्रोल में आ गई। आइए अब हम जानते हैं कि टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, कि फॉरेस्ट के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो फॉरेस्ट के टाइप्स में अगर हम बात करते हैं तो इसमें आते हैं हमारे 3 टाइप्स के फॉरेस्ट, जो कि है रिजर्व फॉरेस्ट। तो देखिए जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक इमेज में भी दिखाया गया, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड अनक्लेस्ड फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो मोस्ट वैल्यूएबल है, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा मूल्यवान फॉरेस्ट होते हैं। स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड, इनको क्या किया गया है, सख्ती से इनको संरक्षित किया गया है, यानी कि प्रोटेक्ट किया गया है। मोर देन हाफ ऑफ टोटल फॉरेस्ट लैंड, यानी कुल जो हमारी वन भूमि है उसका आधे से ज्यादा पार्ट जो है वो क्या है, रिजर्व फॉरेस्ट में आता है हमारा। वही अगर हम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की बात करते हैं तो प्रोटेक्टेड फ्रॉम फर्दर डिप्लेशन, यानी कि जो क्या होता है कि इसको क्या किया गया है, जो डिप्लेशन है उससे बचाने के लिए क्या किया गया है, इनको प्रोटेक्ट किया गया है। ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द फॉरेस्ट एरिया, तो जितना भी फॉरेस्ट एरिया है उसका 1/3 हमारा किसमें आता है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में आता है। वहीं अगर हम अनक्लेस्ड फॉरेस्ट की बात करें तो वेस्ट लैंड फॉरेस्ट बिलोंगिंग टू गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल, यानी जो सरकार है या निजी व्यक्तियों से संबंधित जो बंजर या फिर बंजर भूमि है या वन भूमि है तो उनको हम बोलते हैं अनक्लेस्ड फॉरेस्ट, यानी कि अवर्गीकृत वन, यानी अन्य और बंजर भूमि को इसमें क्या है, एड ऑन किया गया है। तो अगर हम बेसिकली देखें तो ये आपको एक इजीली टेबल से समझ में आ जाएगा कि जो हमारे जो फॉरेस्ट है वो 3 टाइप्स के होते हैं।
फर्स्ट इज रिजर्व फॉरेस्ट, सेकेंड इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड द थर्ड वन इज अनक्लेस्ड फॉरेस्ट। आइए अब हम बात करते हैं कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, यानी कि जो हमारे समुदाय हैं और जो संरक्षण हैं उनके बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर किस तरीके से जो हमारी कम्युनिटी है उसने मिलकर किस तरीके से संरक्षित किया हमारे पेड़ पौधों को, हमारी जो फ्लोरा एंड फौना है उसको किस तरीके से बचाया। तो फर्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इसमें आता है हमारा चिपको मूवमेंट। तो चिपको मूवमेंट की अगर हम बात करें तो चिपको मूवमेंट में आप देखेंगे फेमस मूवमेंट है ये हमारा इन द हिमालयस टू रेसिस्ट डिफोरेस्टेशन। यानी कि जो चिपको मूवमेंट है वो हिमालय में वनों की कटाई को रोकने के लिए किया गया था। और इसको चिपको मूवमेंट की अगर हम बात करें तो इसको स्टार्ट किया गया था चांदी प्रसाद भट्ट के द्वारा। बीज बचाओ आंदोलन, यानी कि जो बीज बचाओ आंदोलन है उसमें आता है कि बीजों को किस तरीके से बचाना है, यानी कि थेरी फार्मर्स showed that diversification is possible without chemicals, यानी बिना जो रासायनिक उर्वरक के है उसके किस तरीके से फसल को हमें उगाना है। तो यहाँ पर क्या इसको बोला गया था, टेरी फार्मर्स बोला गया था, यानी बीज बचाओ आंदोलन। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि जो संयुक्त प्रबंधन है उसको किस तरीके से हमें संरक्षित करना था। involve local communities in managing degraded forest, started in 1988 ओडिशा। तो जो वहाँ के स्थानीय समुदाय थे उन्होंने वनों को पुनर्स्थापन में शामिल किया गया था। कहाँ की बात है ये, ओडिशा की बात है। तो जो ओडिशा के समुदाय थे वहां के लोगों ने क्या किया था, वनों का पुनर्स्थापन करा था। वहीं अगर हम बात करते हैं सेक्रेड ग्रोव्स यानी कि पवित्र वनों के बारे में, तो इसमें आते हैं हमारे नेचुरल वर्शिप जिनकी हम पूजा करते हैं, मुंडास वर्शिप मधुआ, ठीक है। तो जहां पर जनजातियों द्वारा देवी देवताओं के नाम पर क्या की जाती है, वनों की रक्षा की जाती है। प्रोटेक्टिंग ब्लैक बक, यानी कि जो काले हिरण है उनको भी प्रोटेक्ट किया गया है। और ये किसने करा था, बिश्नोई। बिश्नोई जो है वो हमारे राजस्थान के थे जिन्होंने इन सबको क्या किया था, प्रोटेक्ट किया था। तो आइए देखते हैं हम इस पिक्चर को जिसमें मैंने आपको ये दिखाने की कोशिश की है कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि इकट्ठे होकर एक समुदाय बनाते हैं और ये इनिशिएटिव करते हैं कि किस तरीके से हमें पेड़ों को बचाना है, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। और जो हमारे फॉरेस्ट हैं, जो हमारे वाइल्ड लाइफ हैं, वो भी हमारी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट है जो कि हमारे इकोसिस्टम को बनाए रखता है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट को के लिए भी बहुत ही ज्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो इस चैप्टर में हमने यही पढ़ा और इन सब चीजों के बारे में ही हमने देखा कि किस तरीके से जो हमारी फ्लोरा एंड फौना है वो हमारे इकोसिस्टम को बचाए रखती है और किस तरीके से हमें भी थोड़ा इनिशिएटिव लेना चाहिए कि हम अपनी प्रकृति, अपने इन्वायरमेंट को और अपने नेचर को नुकसान ना पहुंचाए। थैंक यू सो मच। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरीके से हमें हमारी वीडियोस को देखते रहिए। अगर आपको कुछ भी रिव्यू देना है तो प्लीज आप हमारी वीडियो पर कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच कि आपने हमारी पूरी वीडियो को देखा। और अगर आप हमारी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।